हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टडी ग्रुप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जो कि 1885 में हुआ। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी जानी, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावना जानी, क्या क्या हुआ पूरा डिटेल में जाना, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। देखिए जैसा कि आपको पता है 1885 के बाद से 1947 तक जब तक देश आजाद नहीं हो गया कंटिन्यूअस हर साल कांग्रेस मीटिंग करती थी जिसको कांग्रेस सेशन नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में तो सारे आते हैं, कौन से आप याद करेंगे? तो ये आज का जो क्लास है सिर्फ इसमें फोकस है कौन कौन से आपको याद करने हैं और क्या क्या उससे एग्जाम में आता है। जरूरी नहीं कि हर चीज में यही आता है कि कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, किस वजह से वो आता है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हमने जाना कांग्रेस का गठन, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी पूरी हमने बताई, कैसे कैसे कांग्रेस का गठन हुआ, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी जो लाला लाजपत राय ने दी थी, सब कुछ जाना। और कल ही हमने बताया था फर्स्ट सेशन कब होता है इसका, 1885 में बॉम्बे में, और उसका प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले ये पुणे में होना था लेकिन बाद में चूंकि पुणे में कॉलरा यानी हैजा फैला हुआ था इस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला कांग्रेस का सेशन होता है। आज हम जानेंगे उसके आगे सारे सेशन और सारी जो उस समय की घटनाएं हो रही थी, जिस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में सेशन याद करने, मतलब आपको याद भी हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा जो रोचक घटनाएं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो देखिए 1885 के बाद सेकंड सेशन होता है 1886 में और ये होता है कलकत्ता में, और जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ने से पहले अब यहां पर जानते हैं दो तीन फैक्ट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट्स ये है कि कलकत्ता क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन कहां पर हुए, तो सबसे ज्यादा बार जो सेशन हुए वो हुए कलकत्ता में। तो यही सबसे नंबर एक याद रखिएगा कलकत्ता से कि सबसे ज्यादा बार सेशन कहां पर होते हैं, कलकत्ता में होते हैं। और दादा भाई नौरोजी जो कि सेकेंड मीटिंग के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट कौन बना तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इस लाइन से आपको ये दो चीज याद रखनी है। पहले तो सबसे ज्यादा बार सेशन कहां हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन तो कलकत्ता में, और सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। जैसा कि बताया 1886 में तो अभी है ही है, उसके बाद 1893 में बनेगा, उसके बाद 1906 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग घटना है, अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा घटना है, उसको आराम से आपको याद हो जाएगा। और 1893 में कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं था, उसको याद करने की खास जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला जो सेशन होता है थर्ड सेशन 1887 में, ये होता है मद्रास में। अच्छा इसको मैप वाइज अगर देखें तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहला सेशन कहां होता है? बॉम्बे में होता है। सेकंड सेशन कहां होता है? बंगाल कलकत्ता में होता है। और थर्ड सेशन कहां हो रहा है? मद्रास में। तीन ही चीज तो उस समय फेमस थी, पहला कलकत्ता, उसके बाद मद्रास और उसके बाद बॉम्बे। तो कैसे हुए? पहला बॉम्बे में होता है, दूसरा कलकत्ता में होता है, तीसरा मद्रास में होता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, तीन तो आपको लगातार याद रखने हैं। तो 87वां सेशन होता है वो कहां होता है? मद्रास में होता है, और उसमें कौन होता है प्रेसिडेंट? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहां से दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जैसा कि नाम से आपको पता चला है एक मुस्लिम थे। तो क्वेश्चन आता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, ऐसे कैंडिडेट जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, पहले मुस्लिम कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये थर्ड सेशन में थे। तो यहां से आपको ये दो तीन लाइनें याद रखनी है। अगला सेशन 88 का होता है, इलाहाबाद में होता है। देखिए तीन हो गए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। आप कहां आते हैं? यूपी की तरफ बढ़ते हैं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में होता है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जैसा कि नाम से आपको पता चला ये एक इंग्लिश प्रेसिडेंट है, मतलब एक अंग्रेजी, इंग्लैंड से आए हुए हैं। कई लोग थे जो अंग्रेज से, जैसे ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। जॉर्ज यूले भी उस समय बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, जो एक ब्रिटिशर्स थे जो कि कांग्रेस में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है 1888 में। तो ये लगातार 4-5 सेशन याद रखने, 1885, 86, 87, 88, क्योंकि हर चीज तो इसमें पहली बार ही होगी। जैसा कि देखा, पहला मुस्लिम कैंडिडेट, पहले इंग्लिश कैंडिडेट, तो ये आपको यहां तक याद रखना है। अब बढ़ते हैं कुछ जंप करके 1896 में सीधा। 1896 सेशन फिर से होता है कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग को गाया गया। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया, जो कि आनंद मठ बुक में लिखा हुआ है। कब? 1896 सेशन में। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम सॉन्ग किस सेशन में गाया गया।
1896 कलकत्ता। इसमें प्रेसिडेंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको अगर पूरा नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको क्या याद रखना है ये आप मेंशन करते जाइएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि वंदे मातरम सॉन्ग किस सेशन में गाया गया, तो 1896 सेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है 1905। देखिए अब हम लोग बीच के स्किप करते जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। 1805 का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मॉडर्न हिस्ट्री पहले कभी पढ़ी है तो आपको पता होगा 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। अंग्रेज भारत में हिंदू और मुसलमान को तोड़ने के लिए बंगाल को 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो उस समय क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वो सेशन कहां हो रहा था, तो बनारस में हो रहा था। और उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन बन जाता है इस वजह से, क्योंकि इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं किस वजह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको समझ गए तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे तो आप रटने बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे, याद ही नहीं होगा। फिर इसी वजह से तो आपको हिस्ट्री पसंद नहीं आती, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेट्स हो जाती हैं। लेकिन अगर आप रीजन जान जाएंगे तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और कांग्रेस सेशन हुआ था बनारस में 1905 में। आगे बढ़ते हैं 1906। जैसा कि हमने बताया था दादा भाई नौरोजी 1906 में जब आएंगे तो एक घटना बताएंगे। तो देखिए 1906 2 वजह से फेमस है। पहला तो ये ऐसा सेशन था जिसमें पहली बार हमने डिमांड की स्वराज की। स्वराज का मतलब आप जानते हैं, हमारा राज, स्वराज, स्व मतलब अपना, हम राज करेंगे। पहली बार कांग्रेस ने अपनी मीटिंग पे ये डिस्कस किया कि वो स्वराज की मांग करेंगे अंग्रेजों से। तो स्वराज की डिमांड उठती है कब, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, स्वराज की डिमांड किस सेशन में उठी थी, तो 1906 के सेशन में कलकत्ता में। और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अगेन थर्ड टाइम इस समय बन रहे थे ये। दूसरा जो बहुत ही ज्यादा रोचक है 1906 से, वो ये है कि देखिए 1905-6 से कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने लगी थी। कांग्रेस के अंदर ही मतभेद होने लगे थे लोगों के अंदर। 2 तरह की विचारधारा हो गई थी। एक को बोला जाता था नरम दल, एक को बोला जाता था गरम दल। जो नरम दल वाले थे वो बड़े लोग थे, जो सीनियर थे, लीडर्स थे, बुद्धिजीवी लोग थे। और जो गरम दल, जो नए नए युवा भर्ती हो रहे थे, उनका जो खून गरम था, बिल्कुल क्रांतिकारी, बस मारो पीटो अंग्रेजों को भगा दो, उनकी ये कहनी थी। जैसे कि आपको बताया 1906 में स्वराज की डिमांड हुई, तो जो बुद्धिजीवी थे, जो नरम दल वाले थे, वो रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेजों से कि हमें स्वराज चाहिए। और गरम दल वाले क्या कहते थे, स्वराज मांग क्यों रहे हो, हम लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, लड़के रहेंगे। ऐसे ये कुछ इस तरह की विचारधारा हो रही थी। तो कहीं कांग्रेस में फूट ना पड़ जाए, बाहर स्वराज की बात तो छोड़ो, अंग्रेजों से स्वराज की बात तो छोड़ो, कहीं हम ही ना आपस में टूट जाए। इस वजह से भी 1906 में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया प्रेसिडेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीनियर थे, बुजुर्ग थे। अब भाई जब कोई सीनियर बुजुर्ग आ जाता है तो उस समय जो गरम दल वाले थे वो भी शांत हो गए कि इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इस समय कोई फूट ना पड़ने पाए। इस वजह से भी 1906 में दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है प्रेसिडेंट। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। 1907 में वही होता है जो 1906 1-2 साल से जिसको सबको शक हो रहा था कि क्या हो सकता है, 1907 में वही होता है, सूरत स्प्लिट। सूरत में सेशन होता है एक, और ये सेशन सूरत स्प्लिट नाम से जाना जाता है। और इतना बुरा सेशन था, ये समझिए कि जूते लात कुर्सियां तक चली थी, लिटरली जूते लात चले थे, चप्पलें चली थी। पूरा गरम दल नरम दल वाले आपस में लड़ गए थे पूरी तरह से। आरबी घोष बने थे, इसके राज बिहारी घोष थे इस समय प्रेसिडेंट। और इस समय जो गरम दल वाले थे लाला लाजपत राय को बनाने की डिमांड कर रहे थे कि उनको बनाया जाए प्रेसिडेंट, और पूरा मतलब अपने तरीके से कांग्रेस आगे प्रोसीड करने की मांग कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1907 में कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक गरम दल एक नरम। आगे पूरा पढ़ाएंगे जब हम सूरत स्प्लिट पढ़ाएंगे, कांग्रेस खत्म होने के बाद आगे सारी चीज डिटेल में डिस्कस की जाएंगी फिर से। तो इसको फिलहाल आप कैसे आपको सेशंस याद करने हैं, इस वजह से हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जा रहे हैं। बाद में तो डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, सूरत स्प्लिट पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो 1907 में कौन था, सूरत में हुआ, रासबिहारी घोष थे, और सूरत स्प्लिट नाम से जाना जाता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला चलते हैं 1911 में, जो फिर से एक बार होता है कलकत्ता में। इस पे डिमांड पहली बार हुआ था, जन गण मन गाया गया था। आपका जो राष्ट्रगान है आज, पहले सबसे पहली बार कब गाया गया, 1911 में गाया गया पहली बार। तो यहां से यही क्वेश्चन आता है कि
राष्ट्रगान अपना जन गण मन सबसे पहली बार किस सेशन में गाया गया? तो 1911 कलकत्ता के सेशन में गाया गया। इसमें ये प्रेसिडेंट फिर से इंपॉर्टेंट खास नहीं है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 1916, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से देखिए 1907 हमने बताया क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। आपको एक बात बता दें 1907 से लेकर 1916 तक ये मान के चलिए हम लोगों ने, कांग्रेस ने कुछ भी खास काम ही नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो चुकी थी, आपस में ही लड़ने लगे थे। अब 1916 का सेशन जो आता है उसमें होता है कांग्रेस का मर्जर। इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कांग्रेस का मर्जर किस सेशन में हुआ? तो 1916 नाम से, इसको लखनऊ पैक्ट नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में हुआ। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? एसी मजूमदार थे। यानी कि फिर से एक बार मिलाप होता है गरम दल नरम दल वालों का, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग का भी। जी हाँ, आपको बता दें 1908 में मुस्लिम लीग बन जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अंग्रेजों ने फूट डाल दी थी हिंदू मुस्लिम में, और मुस्लिम ने एक अलग मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली थी कांग्रेस से, जो अलग विचारधारा रख रही थी। तो यहां पर मुस्लिम लीग भी सामने आती है। एक तरह से पूरा सब लोग एक बार फिर से यूनाइट हो जाते हैं, गरम दल वाले, नरम दल वाले और मुस्लिम लीग वाले। वो कहते हैं ना, केवल एक चीज से नहीं चलती सकती गाड़ी। अब इंजन है तो इंजन कोयले से तो चलेगा, लेकिन इंजन भी तो होना चाहिए। तो वो जो इंजन थे वो नरम दल वाले, जो बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन जो कोयला था, जो गरम दल धधकता कोयला है, वो गरम दल वाले थे। दोनों नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता था, दोनों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट, यानी कि मर्जर होता है कांग्रेस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। और यहां से एक बार हमारी गाड़ी फिर से चल देती है, फिर से हम वापस अपनी उसी राह पर आ जाते हैं जैसा पहले कांग्रेस वर्क कर रही थी। अगला सेशन होता है 1917 में, कलकत्ता में फिर से होता है, और इसमें प्रेसिडेंट होती है एनी बेसेंट। अब अभी तक जैसा कि हमने, आप देख रहे होंगे सारे सदन में अभी तक लेडीज का नाम नहीं आया। ये पहली वुमेन थी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी। और एनी बेसेंट जैसा कि नाम बता रहे, ये एक आयरिश महिला, ये हिंदू आपको लग ही नहीं रहा कि ये भारतीय नाम है, नाम से आप जान सकते हैं ये आयरलैंड से आई हुई थी। और आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग HRL की स्थापना की थी भारत में, कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, स्वराज्य के लिए जागरूक किया जाए, राष्ट्रवाद के लिए एकजुट होने के लिए। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो एनी बेसेंट को अगले ही साल 1917 में बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, और ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी जो कि आयरलैंड की थी। अभी भारतीय महिला नहीं आई, अभी भारतीय महिला भी आएंगे आगे, सरोजिनी नायडू, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पहली वुमेन जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी वो थी एनी बेसेंट, और वो किस सेशन में था? 1917 कलकत्ता सेशन में। ठीक, अगला क्वेश्चन 1919, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे तो आपको पता होगा 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग मसाकियार होता है। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं निर्मम हत्याकांड हुआ था, बहुत ही बुरा। एक जलियांवाला बाग का, एक बाग में बैठे थे, वहां पर सब लोग मीटिंग कर रहे थे, या यूं कहिए कि बैसाखी का फेस्टिवल था उस समय, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि वो वहां पर कुछ ऐसी मीटिंग कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, कुछ उनका षड्यंत्र चल रहा है। इस वजह से वहां पर सब लोगों को गोली मार दी जाती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये सेशन हुआ अमृतसर में, इस वजह से ये सेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस वजह से ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जलियांवाला बाग मसाकियार के कारण। अमृतसर में ये सेशन हुआ था 1919 का। अब आते हैं अगला 1920 का सेशन, अगेन इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें लाला लाजपत राय बने थे प्रेसिडेंट। ये किस वजह से हुआ था? ये हुआ था खिलाफत इशू की वजह से। खिलाफत इशू के बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। यहां पर भी खिलाफत इशू ये था कि जैसे अंग्रेज यहां पर परेशान करे, दूसरे देशों में भी अंग्रेजों ने कब्जा किया होता। तो वहां पर टर्की की बात करते हैं, टर्की में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था। तो कांग्रेस बोलती है जो अपने यहां भारत में कि चलो उस इशू पर आवाज उठाई जाए, उनका साथ दिया जाए। और वही मुस्लिम लीग जो मुसलमान थे वो कहते हैं हमें दूसरों से क्या लेना देना। बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही थी, समझिए। जो हिंदू थे, जो कांग्रेस थे, वो बोल रहे थे आइए इनका साथ देते हैं, जिससे कि उनको लगे कि हम भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। लेकिन वही मुस्लिम लीग कह रही थी नहीं, हमें इसका साथ देने की क्या जरूरत है, वो बाहरी है, टर्की में हो रहा है, हमें यहाँ क्या लेना देना, हमें अपने मैटर से मतलब होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर इशू हुआ था फिर से एक बार, और उस समय बने थे लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट। स्पेशल सेशन हुआ था सिर्फ खिलाफत इशू के बारे में। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज कराया गया था सिर्फ खिलाफत इशू को, मैटर को डिस्कस करने के लिए। कलकत्ता में यह सेशन हुआ था 1920 का। आगे बढ़ते हैं
1924 बेलगांव, गांधी जी द वन मैन आर्मी, ये कैसे आप भूल जाएंगे? ये जब प्रेसिडेंट रहे इसको तो भूल ही नहीं सकते। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि गांधी जी किस सेशन में रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो 1924 बेलगांव में। ये केवल एक बार थे, ये भी याद रखिएगा, केवल एक ही बार प्रेसिडेंट रहे हैं गांधी जी। इनके कैंडिडेट आते थे लेकिन ये नहीं आते थे, किंग मेकर थे, कहते हैं ना किंग मेकर बनो किंग नहीं, तो वो किंग मेकर थे गांधी जी। तो ये सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट रहे 1924 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है बेलगांव का सेशन, ठीक है। उसके बाद 1925 अगले साल सेशन होता है कानपुर में, यूपी में, और उसमें कौन होती है प्रेसिडेंट? सरोजिनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस प्रेसिडेंट में जो चुनी गई। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। किस सेशन में थी? 1925 कानपुर के सेशन में थी। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं 1929 लाहौर सेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर से बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और यहां पर पहली बार हम डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास होता है। इसके बाद से 1930 में हुआ भी नहीं था, हम लोग धरना दे रहे थे काफी तरह से, मतलब हम एक तरह से जान लीजिए यहां से शुरू हो गए थे कि हमको पूर्ण स्वराज लेकर ही रहना है, अंग्रेजों को भगा कर ही रहना है। यहां से आप कह सकते हैं बिल्कुल जोश में शुरू हो गए थे। 1930 से 1929 से शुरू हो गए थे हम लोग कि अब अंग्रेजों को भगा कर रहना है। और उसके बाद मुझे 47 यानी 17 साल तक जब बिल्कुल जोश में ये चला आंदोलन, तब जाके हमको आजादी मिलती है। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड कब होती है? 1929 में होती है। 1929 के बाद अगला सेशन आता है 1931 में, और अब यहां पर ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन बन जाता है। वो इस तरह से, क्योंकि देखिए 2 साल का गैप था, 1929 के बाद 1930 में कोई सेशन नहीं होता है। फिर जो 2 साल थे ना, यहां पर हमने पूरा रिटन ड्राफ्ट किया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, रिजोल्यूशन पूरा कि फंडामेंटल राइट्स होंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होगी, कैसे कैसे हम देश चलाएंगे। मतलब आप पूर्ण स्वराज डिमांड तो कर रहे हैं, तो आप देश कैसे चलाएंगे भाई? आजाद तो कर दिया जाए, तो कुछ चलाओगे भी कि बस फिर से वही मारा मारी? तो इसका पहली बार रिटन हुआ था, ड्राफ्ट किया था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक तरह से आप कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। जैसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस समय अगर देश आजाद हो जाता तो यही एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता हमारा, आज का ये उस समय का संविधान बन जाता। ये एक तरह से संविधान था, लिखा गया था पहली बार। और इस सेशन में वल्लभ भाई पटेल थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के, जो कि कराची में हो रहा था। इंपॉर्टेंट सेशन है, आप घटनाओं से समझ सकते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहली बार ये डिमांड उठी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेशन आता है त्रिपुरी सेशन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, इस वजह से क्योंकि इस समय एक बार फिर से वही हालात उत्पन्न होते हैं जो होता है 1907 में सूरत में। लेकिन इस बार टूटता नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति थे। वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें हुआ क्या था, इसकी कहानी सुनिए। होता क्या है, 1939 में प्रेसिडेंट कौन बनेगा कांग्रेस का, इस पर चुनाव होता है। तो इसमें 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। एक थे गांधी जी की तरफ से, गांधी जी की तरफ से खड़े थे पत्तादी सीतारामैया, नाम लिख लीजिएगा आप नोट में, पत्तादी सीतारामैया। और दूसरी तरफ खड़े हो गए सुभाष चंद्र बोस। और देखिए इसमें जीत कौन जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं तो गांधी जी इससे थोड़ा सा नाराज, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, और वो कहते हैं भाई अब हमको राजनीति छोड़ना है, हमको नहीं रहना कांग्रेस में। उनका कैसे उनका कैंडिडेट हार गया, थोड़ा तो दुख होगा ही। तो इस पर कांग्रेस टूटने न पाए, जो आंदोलन चल रहे थे वैसे ही चलते रहे, राष्ट्रवाद जैसा है जो चल रहा है वैसे चलते रहे। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही समझदारी वाला निर्णय दिखाया। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, बोला हमको प्रेसिडेंट नहीं बनना। भले ही वो जीत गए थे, उन्होंने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, यहां से अब आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा राष्ट्रभक्त थे। तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और इसके बाद से जो कांग्रेस की कमान संभाली उस साल, जो प्रेसिडेंट रहे वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद रहे। राजेंद्र प्रसाद ने इसको आगे इसका कार्यभार संभाला उस साल के लिए, क्योंकि भाई पट्टादी सीतारामैया तो हार गए थे, गांधी जी भी एक तरह से बिल्कुल मन उनका हार गया था, वो उन्होंने वापस एक्टिव रोल नहीं दिखाया। तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने उस समय आगे उस प्रेसिडेंसी को संभाला उस साल के लिए। अगला आता है 1940 का, रामगढ़ में जो होता है, और अबुल कलाम आजाद बनते हैं इसके प्रेसिडेंट। यहां पर इंपॉर्टेंट सेशन इस वजह से ये बनता है क्योंकि 1940 के बाद आपको बता दें 41, 42, 43, 44, 45 आगे करीब 6 साल तक कोई सेशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस समय हो रहा होता है वर्ल्ड वॉर 2। सब लोग बिल्कुल लड़ाई में लगे होते हैं,
भारत को जबरदस्ती अंग्रेजों ने खींच लिया था, जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में इंक्लूड कर लिया था। इस वजह से आने वाले 4 से 5 साल कोई भी सेशन नहीं होते और यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भाई जैसे होता है ना आईपीएल, अगर आप मैच देखते हैं, अगर कोई साल आईपीएल नहीं होता, जो पिछले साल का विनर होता है उसी को उस साल का विनर घोषित कर देते हैं ऑटोमेटिक, मतलब ट्रॉफी हैंडओवर कर देते हैं, कह सकते हैं ऑफिशियली ट्रॉफी हैंडओवर कर दी जाती है। तो इसी तरह जो ये प्रेसिडेंट बने थे 1940 में, तो जब सेशन हुए ही नहीं, 45 तक कोई सेशन नहीं होता, सीधा 46 में सेशन होता है। तो ये लगातार 5 साल तक प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे कांग्रेस की। तो क्वेश्चन यहां से आता है सबसे लंबे ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट कौन था, वो थे अबुल कलाम आजाद। दूसरा यहां से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे। अच्छा, इस समय तो ये यंगेस्ट नहीं थे, 1923 में भी ये एक बार बने थे प्रेसिडेंट, जब दिल्ली में सेशन हुआ था 1923 में, तब भी अबुल कलाम आजाद को ही बनाया गया था कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और वो उस समय इनकी एज बहुत कम थी, राहुल गांधी मान लीजिए। तो मतलब सबसे कम उम्र के जो क्वेश्चन आता है यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे, वो थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और दूसरा सबसे लंबे समय के लिए कौन थे, तो भी कौन थे, अबुल कलाम आजाद। फिर अगला सेशन जैसा कि हमने बताया 45 तक कोई नहीं हुआ, 1946 में अगला सेशन होता है, मेरठ में होता है, उसमें थे जेबी कृपलानी, और ये था लास्ट सेशन कांग्रेस। 1947 में कोई सेशन नहीं होता है, 1947 में तो हम आजादी पा रहे थे, आपस में मीटिंग करके क्या करेंगे, अंग्रेजों से मीटिंग कर रहे थे, कांग्रेस आपस में मीटिंग करके क्या करेगी, अंग्रेजों से मीटिंग चल रही थी हमारी। तो 1947 में कोई सेशन नहीं होता, 1946 में लास्ट सेशन होता है, वो कहां होता है, मेरठ में होता है, और इसके प्रेसिडेंट थे कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। ड्यूरिंग अगले साल फिर जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया 1947 में क्या होता है, माउंटबेटन आते हैं भारत, 3 जून को थर्ड जून प्लान जिसको बोला जाता है, या माउंटबेटन प्लान बोला जाता है, या डिक्की बर्ड प्लान भी बोला जाता है, उसकी भी अलग स्टोरी बताएंगे जब उसको पढ़ाएंगे, आगे पहुंचेंगे। तो 1947 को फिर उसके बाद हम लोग आजादी पा लेते हैं, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाता है, पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो आपने देखा कितना संघर्ष करना पड़ा कांग्रेस को आजादी पाने के लिए, भारत को या कह सकते हैं भारतीयों को आजादी पाने के लिए कांग्रेस ने कितनी मेहनत की। आज की कांग्रेस उस कांग्रेस में बहुत फर्क था। उस समय कांग्रेस आप समझ सकते हैं कि देख रहे हैं लोग कुर्सी पाने के लिए नहीं करते हैं, उस समय लोग राष्ट्रवाद के लिए, देश को आजाद करने के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। आज का तो कुर्सी के लिए चल रही है, एक ही परिवार, आप समझ ही रहे हैं बाकी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना महत्वपूर्ण सेशन कांग्रेस के और उसके रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, क्या क्या एग्जाम में आता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सब कुछ जाना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।